डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रजनीश कुमार। हम फिजिक्स के फैकल्टी हैं और हम आपको नाउ ऑनवर्ड्स फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम किस एग्ज़ाम का तैयारी करने वाले हैं। वो आपका यहाँ पे है BCEC-EB। ये एग्जाम है जो बिहार गवर्नमेंट कंडक्ट करती है और दो ग्रुप्स के लिए कंडक्ट करती है। पहला PCM ग्रुप, दूसरा PCB ग्रुप और तीसरा PCMB ग्रुप। तो अभी हम PCB ग्रुप के बारे में बात करेंगे और उसका फ्यूचर में उसी का तैयारी करेंगे। तो ये PCB ग्रुप है, बिहार इसका फुल फॉर्म है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। इसमें होगा क्या कि 3 सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और ये तीनों सब्जेक्ट से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स से पूछे जाएंगे और ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन का वैल्यू होगा 4 मार्क्स का। अगर आप उसे सही रिप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे 4 मार्क्स और निगेटिव मार्किंग है 1/4। तो एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा सॉल्यूशन देने में तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन हो गए। 100 300 क्वेश्चन हो गए। एक सही जवाब देंगे तो 4 मार्क्स आएगा, एक गलत जवाब देंगे तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 300 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के हो गए 1 क्वेश्चन, तो टोटल हो गए 1200 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अब ये क्वेश्चन कैसे आएंगे? पेन और पेपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आपको एग्जाम में जब जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे तो आपको एक बुकलेट मिलेगा सील्ड पैक। वो पेन एंड पेपर बेस्ड क्वेश्चन होगा। उसमें हर पेज पे क्वेश्चंस लिखे होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, और आपको उस एक क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसमें से एक ही सही आंसर होगा जो उसमें आपको चुनना है और उसे OMR शीट पे कलर कर देना है। तो ये जो एग्जामिनेशन होगा वो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। और ये इसका फॉर्म कब आता है? वो अप्रैल मई के समय आता है और उसे फॉर्म भरेंगे। एग्जाम कब होगा? तो लगभग जून के आसपास एग्जाम कंडक्ट होता है। तो इससे पहले स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के बारे में आपने कई जगह पढ़ा होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि फिजिक्स क्या है अपने शब्दों में। देखेंगे कि फिजिक्स किससे डिराइव हुआ है? साइंस से डिराइव हुआ है। तो हम जान सकते हैं कि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, क्योंकि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी हो, तीनों सब्जेक्ट्स ये साइंस से डिराइव्ड हुए हैं। क्या इसका मतलब क्या है कि साइंस के पार्ट्स हैं। तो उसमें से हम फिजिक्स के बारे में जानेंगे। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, और फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमिना। इसका मतलब हुआ कि फिजिक्स हमें प्रकृति के बारे में पढ़ाता है और प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनके बारे में हमें पढ़ाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो फिजिक्स वर्ड है एक ग्रीक टर्म है फ्यूसिस। इसे हम फ्यूसिस भी कह सकते हैं। ये फ्यूसिस और फ्यूसिस से डिराइव हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? नेचर। तो ये फिजिक्स ग्रीक टर्म फ्यूसिस से डिराइव हुआ है जिसका अर्थ होता है नेचर। और संस्कृत में हम लोग अपने देश में उस जमाने में संस्कृत में पढ़ा करते थे जिसका अर्थ होता है विज्ञान। तो संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं जिसे भौतिका या भौतिकी
इसे हम लोग संस्कृत में पढ़ा करते हैं, जिसका अर्थ विज्ञान होता है। और अरब के देशों में इसे इल्म के नाम से पढ़ा जाता था, उसका भी अर्थ वही होता है, विज्ञान। तो हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स में दो प्रकार से स्टडी किए जाते हैं। पहला क्या है? माइक्रोस्कोपिक। पहला हम देखें माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि छोटे छोटे चीजों के बारे में स्टडी करना। वो छोटे छोटे चीजें हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, तो उन्हें हम कैसे देखेंगे? तो माइक्रोस्कोप से, हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में हम लोग पढ़ेंगे तो क्या क्या इसमें आता है। इसमें आप देखेंगे तो छोटे छोटे मोलिक्यूल्स, एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो इसमें पढ़े जाते हैं। इनका साइज इतना छोटा है कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं। जैसे आप कहीं भी ऑब्जर्व किए होंगे डेली लाइफ में, छोटे छोटे क्रिस्टल्स, सुगर के क्रिस्टल्स, सैंड क्रिस्टल्स, ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं, तो ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो जो पार्टिकल्स हमें नेकेड आई से दिखाई देते हैं तो उनको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में वो कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे? उसमें क्लासिकल फिजिक्स आएंगे उसमें। अब हमें ये जानना है कि क्लासिकल फिजिक्स होता क्या है। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है? मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स वो टॉपिक है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उनके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। मोशन में कोई बॉडी है तो उनके डेरिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा ऑप्टिक्स है, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। डिस्पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये लाइट का फिनोमिनन होता है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स एक फिजिक्स का पार्ट है जिसमें हम लोग हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी बॉडी जब हीट गेन करता है तो हाइयर हीट, लोअर हीट, दो टर्म में हम लोग जानते हैं। तो जो हीट ट्रांसफर होते हैं, हीट जो फ्लो होता है, वो हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर में ट्रांसफर होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि कोई भी बॉडी जब हीट गेन करता है तो उसका जो ट्रांसफर होता है हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स वो स्टडी है फिजिक्स का जिसमें चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल जब फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर से तो वो मोशन में आ जाते हैं। तब उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। उससे पहले जानने के लिए, जब चार्ज पार्टिकल स्टैटिक होते हैं, जब वो फ्लो नहीं कर रहे होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे बोला गया इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब है चार्ज जब फ्लो करते होंगे, जब चार्ज मोशन में होंगे, तब हम उन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जब चार्ज स्टैटिक होंगे, वो चार्ज उस बॉडी में रुका हुआ रहेगा, फ्लो नहीं कर रहा होगा, तो हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब हमें देखना है कि मैकेनिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, मैकेनिक्स में देखेंगे, ये मैकेनिक्स में हमें मिलेगा क्या कि लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में क्या, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आ जाएगा, ग्रेविटेशन आ जाएगा। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। दूसरा कि ग्रेविटेशन भी इसमें आ जाता है, ग्रेविटेशन इसमें आ जाएगा। वो क्या करेगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? इलास्टिक, प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी वो होते हैं जो हम उन पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो उनका
शेप एंड साइज बदल जाता है, और फिर से जब फोर्स को अप्लाई कर रहे होते हैं उसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो फिर से अपने पहले वाले पोजीशन में रीगेन कर लेता है। तो इलास्टिक बॉडी ये है। नेक्स्ट क्या है इसमें पढ़ना है कि प्लास्टिक बॉडीज लिक्विड रॉकेट प्रोपल्सन। और रॉकेट प्रोपल्सन क्या होते हैं कि जब भी कोई भी रॉकेट उसमें फ्यूल भरा होता है तो वो को हाई वैल्यू ऑफ एग्जॉस्ट गैस बैकवर्ड डायरेक्शन में छोड़ता है। हाई किलो न्यूटन एग्जॉस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में हाई स्पीड से छोड़ता है। उससे क्या होता है कि फॉरवर्ड मोशन रॉकेट गेन करता है न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार। वो हायर एनर्जी गेन करके और फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो मूव कराता है। तो उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट का लॉन्च होता है तो उसमें भी हाई वैल्यू ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज बाहर आते हैं। वो क्या होता है कि उस रॉकेट को लिफ्ट कराता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा कि ऑप्टिक्स स्टडी है लाइट का। इसमें दो प्रकार के होंगे टॉपिक्स, रे ऑप्टिक्स होंगे और वेव ऑप्टिक्स होंगे। ठीक है, तो दो टाइप के ऑप्टिक्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि स्टडी ऑफ फिनोमिनन इन्वॉल्विंग लाइट। लाइट के बारे में हम लोग और उसके क्या फिनोमिनन है, क्या उसके प्रॉपर्टी है, उनके एप्लीकेशन क्या है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लेंस के बारे में पढ़ते हैं और प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उनके रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑप्टिकल और आई के बारे में पढ़ते हैं, उनके प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग लाइट में ऐसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है टेलीस्कोप के बारे में पढ़ते हैं, दूरबीन होता है टेलीस्कोप, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं, छोटे छोटे चीजों के बारे में हम लोग बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, सेल टिश्यू के स्ट्रक्चर को, ब्लड के स्ट्रक्चर को। तो हम लोग उसमें माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोप, कैमरा, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कलर, ऑप्टिकल इल्यूजन, ये सब मिराज, ऑप्टिकल इल्यूजन, ये सब के बारे में हम लोग लाइट में पढ़ते हैं, हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, वैसा फिजिक्स का टॉपिक है जिसमें हीट के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी बॉडी हीट गेन कैसे करता है और हीट ट्रांसफर कैसे करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वो क्या है कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होता है। अब हमें ये जानना है कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे होता है। तो कोई भी बॉडी स्टेबल स्टेट में आएगा तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है कहा जाता है। तो इट इज मेनली कंसर्न विद चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी। कोई बॉडी के पास जो अपना इंटरनल एनर्जी है उसमें क्या चेंज आएगा, पहले एनर्जी जो गेन किया हुआ था उसमें उसका वैल्यू क्या था, फिर हीट ट्रांसफर होने के बाद में उसमें क्या चेंज आएगा। तो इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर कितना है, कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कितने हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे कितने हैं, 400 डिग्री सेल्सियस पे क्या उसमें चेंजेज आ रहे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एंट्रोपी के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, सिस्टम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो थर्मोडायनेमिक जो थर्मोडायनेमिक्स जो टॉपिक्स है, इसमें हम लोग मेनली यही पढ़ेंगे कि कोई भी बॉडी जब हीट गेन करता है तो फिर अदर न्यूट्रल जो बॉडी होते हैं नॉर्मल बॉडी पे हीट को ट्रांसफर कर देता है और लास्ट में जा करके वो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाता है। आप कभी देखते होंगे कि कोई बॉडी है, जैसे सपोज कर लीजिए कि मिल्क को बॉयल करते हैं कंटेनर में, उसके बाद तुरंत कुछ ही देर में उसे ठंडा करना होता है तो एक आइस वाला ट्रे लाते हैं, उसमें उस हॉट मिल्क को रख देते हैं। तो उसका जो बॉटम पार्ट होता है कंटेनर का वो हॉट होता है और जो आइस का जो ब्लॉक होगा जिस कंटेनर में रखेंगे उसका आउटर सरफेस, अपर सरफेस, मिडिल सरफेस सब ठंडा होता है। तो जैसे ही हॉटर बॉडी को कोल्डर बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तब हीट ट्रांसफर क्या होता है, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी में आता है। लास्ट में कुछ देर के बाद क्या होगा कि हीट ट्रांसफर होगा और दोनों बॉडी का एक टेम्परेचर कॉमन होके आ जाएगा, कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा जिसमें वो एक
सिंगल टेम्परेचर दिखाई देगा, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ट्रांसफर एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ेंगे, कूलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मेनली क्या है, ये हीट ट्रांसफर, हीट इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब के बारे में हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स डियर फ्रेंड, इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी कंडक्टर के दो टर्मिनल से, टर्मिनल ए टू टर्मिनल बी, चार्ज जब अपना पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज करता चला जाता है, तो हम उसे बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। उसी का नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। वैसे चार्ज पार्टिकल जो मोशन में है कंटिन्यूअसली टाइम के चेंज होने पे, तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टॉपिक है, इसमें चार्ज यूनिट टाइम में अपना पोजीशन चेंज करता हुआ चलता जाता है, तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। अब हमें ये देखना है कि कोई भी चार्ज जब स्टैटिक होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई भी चार्ज मोशन में जब आता है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। तो उस समय दोनों प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि वो मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अब हमें ये देखना है कि अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही इसमें पढ़ना है हमको। तो इन्वॉल्विंग चार्ज बॉडीज और पार्टिकल्स। कोई बॉडी न्यूट्रल पोजीशन पे रहता है, जैसे सपोज कर लीजिए कि एक बलून है, स्टार्टिंग पे वो न्यूट्रल है। आप छोटे छोटे बिट्स और पेपर को टेबल पे रखेंगे और वो न्यूट्रल बलून जिसमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं हुआ, मतलब कि कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं हुआ है, मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है। तो उससे बिट्स और पेपर को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अब क्या है कि कैट्स फर और ह्यूमन हेयर पे जब बलून को रब करते हैं तो वो क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इनिशियल स्टेट में बलून क्या था, स्टेबल था, मतलब उस पे चार्ज जीरो था, न्यूट्रल था। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या होता है कि उस बॉडी में स्टेबिलिटी क्या होती है, डिस्टरबेंस आ जाता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, वो लूज करने लगता है। तो वो बॉडी एक दूसरे दूसरे पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देता है, मतलब कि उसमें चार्ज आ जाता है। तो क्या हुआ कि पहले न्यूट्रल था तो अट्रैक्ट नहीं करेगा एक दूसरे को, फिर बाद में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या हो गया, अनस्टेबिलिटी आ गई उसमें, तो अब वो चार्ज हो गया। अब देखेंगे कि वो बलून क्या करेगा, बीट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या हो गया, चार्ज ट्रांसफर हो गया, मतलब एनर्जी को एक बॉडी दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर देता है। तो इसमें हम लोग वही पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास कॉपर वायर है। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर क्या है कि दोज मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज नोन एज कंडक्टर। तो अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके आसपास हम लोग आयरन फिलिंग्स लाते हैं, तो वो अपने आसपास क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिससे इन्फ्लुएंस आते हैं उस छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स पे, और उस कंडक्टर पे आकर के क्या होते हैं, फोर्स और अट्रैक्शन से आके चिपक जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उस एरिया में जाकर के वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जिसके विसिनिटी में अगर वो ये पार्टिकल्स आ जाते हैं आयरन फिलिंग्स, तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और यही मैग्नेट का भी प्रॉपर्टी है कि अगर
नॉर्थ पोल और अदर मैग्नेट के साउथ पोल में अट्रैक्शन हो जाता है, और नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल में भी क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो ये सब जो इफेक्ट हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ेंगे। और कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, बिहेव करता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एंड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है तो वो प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करने लगता है वो कंडक्टर, तो वो हो जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि जैसे ही करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता जाता है तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है और अपने चारों तरफ सर्कुलर डायरेक्शन में एक इफेक्ट जनरेट करता है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। और जब इसमें स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो कूलॉम फोर्स हम लोग पढ़ते हैं। कूलॉम साइंटिस्ट थे चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम, उन्होंने बताया था कि दो चार्ज पार्टिकल्स, अगर सपोज कर लेते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, तो दोनों आपस में रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेंगे। तो कितना फोर्स होगा, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स उन्होंने बताया था। दूसरा कि ऑर्स्टेड, ऑर्स्टेड एक एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट दिए थे कि जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, उसके आसपास कंपास नीडल लाते हैं तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने लगता है। इसका मतलब कि उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है। और एम्पियर लॉ कहता है, ये जो एम्पियर हैं वो ये क्या है, एंड्रे मैरी एम्पियर एक साइंटिस्ट है फ्रांस के, उन्होंने एक लॉ दिया था। तो क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो कितना प्रोड्यूस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये बताए थे एम्पियर लॉ। फैराडे लॉ क्या है कि जब भी कॉइल किसी भी कंडक्टर से हम फॉर्म करते हैं उसके पास में एक बार मैग्नेट लाते हैं, उसका इंटरेक्शन करते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, कॉइल के अक्रॉस मूवमेंट लाते हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। तो देखते हैं कि क्या कि उस कॉइल में क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाते हैं, मतलब वोल्टेज जनरेट हो जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट के चलते। और वो जो मैग्नेट हम इंट्रोड्यूस करेंगे क्वाइल के सामने, वो मैग्नेट स्टेशनरी नहीं होना चाहिए, वो मूवमेंट होना चाहिए। मैग्नेट में क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा उस क्वाइल के सामने, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो वहां पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है तो उसमें डिफ्लेक्शन आने लगता है। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, फैराडे लॉ यही है। मैक्सवेल लॉ के बारे में पढ़ते हैं। मैक्सवेल सेट ऑफ इक्वेशन दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, जिन्हें हम बोलते हैं इंटीग्रल थ्योरम, इंटीग्रल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सवेल्स इक्वेशन के बारे में बताया गया है और गॉस लॉ के बारे में पढ़ाया गया। गॉस लॉ क्या है, एक लॉ है जिसमें हम लोग एक चार्ज पार्टिकल्स को देखते हैं कि उस चार्ज पार्टिकल्स में कितने कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए। क्या लीनियर चार्ज है, स्फेरिकल चार्ज है, किस टाइप का सिमेट्री है, उस पे हम लोग स्टडी करते हैं, उसके वैल्यू को, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम लोग निकालते हैं उससे, उस रूल से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि कोई भी इंड्यूस्ड वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होता है, नंबर ऑफ कॉइल के टर्न से, और प्रोडक्ट क्या होते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स कौन जनरेट करता है, मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट फ्लक्स जनरेट करते हैं। या किसी भी कॉइल में अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा तो वो भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा। तो कोई भी कॉइल में इंड्यूस्ड वोल्टेज तभी प्रोड्यूस होते हैं जब मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजिंग कंटिन्यूअसली टाइम के रेस्पेक्ट में होता रहता है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें और भी आगे हम लोग देखें कि करंट जो
प्रोड्यूस करता है, वो क्या करता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बारे में देखेंगे, और अल्टर एक्सेलरेटिंग चार्जेस, जो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, लॉरेंज फोर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ये सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो टोटल हमने क्या देखा, फिजिक्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। और फिजिक्स में जब भी एंटर करते हैं तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो टॉपिक आए उसमें, मैक्रोस्कोपिक आए और माइक्रोस्कोपिक आए। तो माइक्रोस्कोपिक वैसे होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। तो वो एक फिजिक्स का ही पार्ट है जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स, और वो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग ने जाना मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को, ऐसे पार्टिकल जो हमने नेकेड आई से देख सकते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के पढ़ा। तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम सामने देख सकते हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़े। तो अभी हम लोगों ने यही देखा फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। और जब हम लोग पीसीएमबी ग्रुप में जाते हैं तो हम लोग टोटल फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल फॉर्म में पढ़ेंगे, उनके डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रिकी मेथड से, कि जितने भी 4 ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें से एक करेक्ट होते हैं, तो वो करेक्ट किस पे डिपेंडेंट होते हैं, वो सेट ऑफ डेफिनेशन पे डिपेंडेंट होते हैं, सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिव्यू पे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो डेरिवेशन पे होते हैं डिपेंडेंट, और फाइनल रिजल्ट जो आता है डेरिवेशन का उस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उस क्वेश्चन को पढ़ के गिवन डाटा क्या है उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, और तब सेट ऑफ कॉन्सेप्ट को यूज करके उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट होते हैं जिन्हें हम एलिमिनेशन मेथड से हम उसे एलिमिनेट कर देते हैं, और एक जो ऑप्शन सही होता है उसे हम वेरीफाई करके कंसेप्चुअल मेथड से उसे हम लोग टिक करते हैं, और ओएमआर सीट पे हम लोग कलर कर देते हैं। तो लास्टली हम यही कहेंगे डियर स्टूडेंट्स कि मैं आपका एजुकेटर, मेरा नाम है फिर से एक बार रजनीश कुमार सर। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। शुरुआती दौरान में मैंने 2007 और 2008 में AIEEE का एग्ज़ाम क्लियर किया, और उसके बेस पे मैंने एडमिशन लिया है। अभी फ़िलहाल 2 बार मैंने CUET PG इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 2025 और 2026 में मैंने क्वालिफाई किया है, और पिछले 1 दशक से 10 साल से मैं फिजिक्स को पढ़ा रहा हूँ। और साथ में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको अलजेब्रा होगा, कैलकुलस होगा और ट्रिगोनोमेट्री होगा। तो इन सब चीज़ों को अप्लाई करके फिजिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।